So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. सो लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर काफी सारे ग्लिचेस देखने को मिल रहे थे। थोड़ा मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था। अभी आज हम लोग दूसरे पीडीएफ ऐप से ट्राई करें। हम लोग ने ट्राई किया कि हम अडोबी से ओपन करें। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग यहाँ से बेसिकली काम करें। ठीक है। सो लास्ट जो वीडियो आई थी, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके। मैं भी अडोबी से पहली बार वीडियो बना रही हूँ, सो आई डोंट नो ये कैसा बनेगा, बट वील ट्राई। ओके। चलो इसको ट्राई करते हैं एंड उसके बाद में देखते हैं कि हाउ इज इट बेटर और कैसा रहेगा। ठीक है। चलो, अभी लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, हमने क्या बात की थी। हम लोगों ने जो बात की थी, हमने जाना था कि जेनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज जेनेटिक्स। ठीक है। हमने इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, वेरिएशन के बारे में बात की थी। काफी सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब आज की जो वीडियो है, अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था मेंडल साहब कौन थे, उन्होंने कौन से पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, कौन से ट्रेड्स उन्होंने लिए थे। वो बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ न्यू टॉपिक विच इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। जो नोट्स लेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो अभी तक हम लोगों ने जान लिया था कि मेंडल जी ने कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है। ओके, मेंडल को क्या बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में दी थी। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो उन्होंने क्या किया बेसिकली। उन्होंने ही क्रॉस्ड tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. ओके, उनको उन्होंने क्या किया था बेसिकली, क्रॉस किया था टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स को। अब ना कुछ कुछ बातें मैं आपको बताती ही चलूंगी, आपने बहुत ध्यान से समझना है। ओके, मेरे को आदत नहीं है इसकी तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो पेरेंट्स लिए। ठीक है, एक जो पेरेंट था यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। हाँ, सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, वन जो पेरेंट था दैट वाज टॉल प्लांट, अनदर वाज डॉफ पी प्लांट। ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। वाई, बिकॉज ये क्या होता है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। रेड कलर ले ले। ओके, रेड कलर ले लेते हैं। टॉल क्या है, यहाँ पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इसकी भी मैं आपको अभी बात बताऊंगी, क्या स्टोरी होती है वो बताऊंगी। ड्वार्फ क्या होता है, ये रिसेसिव कैरेक्टर होता है। ठीक है। एंड ड्वार्फ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। अब यहाँ पे अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ड्वार्फ को डी डी से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, वाई, बिकॉज फिर वो ना, आप सेम, अगर आप जो है सेम लेटर को यूज कर रहे हो, लेट्स से हम लोग हाइट के लिए या टॉल हाइट के लिए कैपिटल टी यूज कर रहे हैं, है ना। अब वहां पे क्या होगा, अगर हम लोग डी डी जो है इसको यूज कर ले या ऐसे यूज कर ले तो मे बी वो डिफरेंट कैरेक्टर दिखा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग हाइट के लिए एक पर्टिकुलर अल्फाबेट यूज कर लेते हैं, उसी को कैपिटल में यूज कर लेते हैं फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, उसी को स्मॉल में यूज कर लेते हैं फॉर रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। सो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर हावी होना। ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में होने के बावजूद भी उनको मास्क कर देते हैं, यानी कि खुद को एक्सप्रेस करने का स्ट्रेंथ रखते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, डोमिनेंट होते हैं इन नेचर। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे ड्वार्फ पेरेंट है एंड टॉल पेरेंट है, तो वहां पर जो प्रोजिनी होगी, ठीक है, यानी कि जो F1 जनरेशन बनेगी वो टॉल होगी,
वो क्या होंगे, बेसिकली टॉल प्लांट्स होंगे। व्हाई? बिकॉज वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट था। स्टेम हाइट, टॉल जो था यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट था, ये वहां पर प्रेजेंट था। तो ये क्या करेगा, ड्वार्फ की एक्सप्रेशन को मास्क करेगा। ये क्या करेगा, ड्वार्फ की एक्सप्रेशन को मास्क करेगा। एंड वहां पर जो प्रोजेनीज होंगी वो क्या होंगी, टॉल होगी। ये बात हो रही है F1 जनरेशन की, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो बेसिकली मास्क हो जाते हैं इन डोमिनेंट कैरेक्टर्स की वजह से, ठीक है। दूसरी बात, रिसेसिव कैरेक्टर्स खुद को तब रिप्रेजेंट कर पा रहे होते हैं जब सिर्फ रिसेसिव ही प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि अगर दोनों पेरेंट रिसेसिव है, उस केस में ये शायद कर दे खुद को रिप्रेजेंट, सॉरी, एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। सो बेसिकली ये वो कैरेक्टर्स होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको डोमिनेंट कैरेक्टर्स मास्क कर देते हैं, या फिर ये इन द एब्सेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक ओवरव्यू की बात होगी। अब डिटेल में हम लोग अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, एक टॉल पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस करवा दिया, ठीक है, टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि हाइट, अब हाइट क्या, बेसिकली हाइट को लेके जो पर्टिकुलर जीन है वो किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है, वो किस तरीके से फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो रहा है। अभी सिर्फ हम एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। अब लेट से यहाँ पर हम लोग फ्रूट कलर की भी बात कर लेते हैं या सीड कलर की बात कर लेते, सॉरी। तो वहां पर क्या हो जाता, अगर हम दो कैरेक्टर्स को एक बारी में स्टडी करते, दैट मीन्स हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करें, कोई भी कैरेक्टर को आप स्टडी कर सकते हो सिमिलर वे में। यहाँ पर उन लोगों ने स्टेम हाइट को, मेंडल जी ने स्टेम हाइट को यहाँ पर सबसे पहले लिया, ठीक है। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation, जिसको filial generation या F1 progeny भी बोला जाता है। अब देखो, पहले नाम डायग्राम देखते हैं फिर इधर आएंगे, ठीक है। क्या हुआ, ये फ्लावर है, ठीक है। These are petals, okay. This is stigma, this is anther, this is stamen and this is carp, ठीक है। अब यहां से क्या किया गया, सबसे पहले एंथर्स को रिमूव किया गया। रिमूवल ऑफ एंथर्स, इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, इमैस्कुलेशन नाम दिया जाता है, ओके। या नहीं होगा मतलब, चलो, हाँ। सो क्या हुआ, यहां से जब उन्होंने एंथर्स को रिमूव किया, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो पेरेंट थे, ठीक है, ठीक है, दिस इज द फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट से यानी कि फीमेल फ्लावर से वहां पर इमैस्कुलेशन कर दिया गया, रिमूवल ऑफ एंथर कर दिया गया। जो मेल पेरेंट थे वहां से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फीमेल पेरेंट के पास में किया गया। ये क्यों किया जा रहा है, रिमूवल ऑफ एंथर, ताकि वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन फैसिलिटेट हो सके। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, व्हाई इज रिमूवल ऑफ एंथर डन, टू फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन, टू फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चल, नाउ रेड कर लेते हैं इसको। तो अब क्या हुआ, यहां से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब यहां पर जब दोनों पेरेंट्स ने क्रॉस किया, तो वहां पर जो प्रोजेनी देखने को मिली, दिस वाज F1 जनरेशन, ठीक है, जिनको फीलियल वन प्रोजेनी भी बोला जाता है। ऑल द प्लांट्स वर टॉल, अच्छा टॉल ये वाले टॉल नहीं थे, ओके। क्या हुआ, बेसिकली जितने भी प्लांट्स वहां पर बने, ऑल वर टॉल। अब ये मैंने कैसे लिखा है मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। क्या होता है, पुनेट स्क्वायर आप लोगों को पता है, 10th क्लास में भी था ये वाला पुनेट स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब क्या होगा, जब इनको क्रॉस करवाया आपस में,
तो अब देखो यहाँ पर ये बन गया। अब इसको आप ये नहीं समझ लोगे कि ये मीडियम हाइट है, ठीक है। ये यहाँ पर मीडियम हाइट जो है डिनोट नहीं करता है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पर कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी है, यानी कि टॉल प्लांट एंड डवार्फ प्लांट दोनों को यहाँ पर शो कर रहा है। तो कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा या कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेंट होगा, वो क्या करेगा, रिसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा। वो क्या करेगा बेसिकली, ये रिसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स होंगे दे विल बी टॉल प्लांट्स, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होंगे दे विल बी टॉल, यानी कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे ऑल टॉल प्लांट्स वहां पर देखने को मिले, ठीक है। ऑल प्लांट्स विल बी टॉल, ठीक है। उनकी जो स्टेम हाइट होगी दैट विल बी टॉल, नॉट ड्वार्फ। ओके, अब क्या जो ड्वार्फ कैरेक्टर था या जो ड्वार्फ प्लांट्स का जो हाइट था वो क्या खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड filial one progeny or the F1 generation. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parent, none were dwarf. यानी कि जितनी भी F1 प्रोजेनी थी उनके अंदर सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर आया, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर नहीं आया। ओके, हमें ये पता चल गया F1 जनरेशन के अंदर जितने प्लांट्स थे ऑल वर टॉल। अब क्या हुआ, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। उन्होंने बेसिकली जो 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स लिए थे ना, सबके लिए उन्होंने जब ये क्रॉसेस करके देखी तो उनको समझ में आया कि एक पेरेंट के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में पास ऑन हो गए, ठीक है। He found that F1 always resembled either one of the parent and the trait of other parent was not seen in them, यानी कि एक पेरेंट का कैरेक्टर तो आ ही नहीं रहा है। ओके, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, he then self pollinated। अब उन्होंने क्या किया, he then self pollinated the F1 plants and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offsprings were dwarf, यानी कि the character that was not seen in the F1 generation was now expressed। अब क्या हुआ बेसिकली, ये जो प्लांट्स थे यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्लांट्स यहाँ पर थे इनके बीच में इन्होंने सेल्फिंग करवाई। क्या करवाया यहाँ पर, सेल्फिंग करवाई। एक और पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि अब दोनों पेरेंट्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अरे वाह, यहाँ पर कुछ मैजिक होगा। क्या हुआ बेसिकली, ओके, क्या होगा बेसिकली, आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग, जस्ट अ मिनट। यस, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इसमें, है ना। वो ऐप वाज बेटर, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए हमको थोड़ा सा आज काम चलाना है, ठीक है। आई विल बी वर्किंग अपॉन दैट ऐप ओनली। आई डोंट नो यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन, चलो यहां से आप एक बार देखो। तो क्या हुआ बेसिकली यहाँ पर, ये जो प्लांट्स थे, ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिकली आपको क्या देखने को मिला, आपको ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर डॉर्फ प्लांट्स भी आ गए। यहाँ पर क्या आ गए बेसिकली, डॉर्फ प्लांट्स भी देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पे डॉर्फ प्लांट्स भी जो थे वो आ गए। दैट मीन्स अब ये डॉर्फ प्लांट्स कैसे आए या ये डॉर्फ प्लांट्स क्यों है वो आपको मैं बताती हूँ। हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे आपको स्मॉल टी देखने को मिल रहा है एंड इट वाज फॉर डवार्फ प्लांट्स। ऊपर हमें ये समझ में आ गया कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों टॉल प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली टॉल प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो देखें, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो देखें तो 3 प्लांट्स वर टॉल एंड 1 प्लांट वाज ड्वार्फ। तो ये जो रेशियो थी वो हमको देखने को मिली। इस रेशियो को बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। इस रेशो को क्या बोलते हैं? इस रेशो को बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। यानी कि प्लांट्स फिजिकली अगर हम लोग देखें, मॉर्फोलॉजिकली हम लोग देखें, तो 3 प्लांट्स टॉल थे, 1 प्लांट ड्वार्फ था। दैट मीन्स वहां पर जो फिनोटिपिक रेशो थी दैट वाज 3:1। ये हमको यहाँ पे समझ में इतनी बात आ गई। ठीक है। अब the proportion of plants that were dwarf was 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. The tall and dwarf traits were identical to their parental type. यानी कि ये जो tall और dwarf traits थे वो parental type के identical थे। ठीक है। इनिशियली क्या हुआ था, F1 जनरेशन के पहले टॉल प्लांट्स भी अवेलेबल थे, डुआर्फ प्लांट्स भी अवेलेबल थे। अब यहाँ पे जो प्लांट्स आए वो टॉल आए एंड डुआर्फ आए, यानी कि उनमें किसी भी एक पेरेंट की कैरेक्टर देखने को मिल रही थी। अभी तक कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिल रही थी। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को स्टडी करें। ठीक है। दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ओके, दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। That is, all the offspring were either tall or dwarf. None of them were in between height. ठीक है। Now, similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental trait was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. The contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 स्टेज। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए वर्थ रिमेम्बरिंग है, क्योंकि ये जो है बेसिकली कुछ ऑब्जर्वेशन थी जब मेंडल ने यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो भी अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है। अब एक बार ना आप ये डायग्राम भी देखो, जस्ट अ मिनट, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। यस ना, अब ये डायग्राम पहले देखते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है। दीज आर द पेरेंटल प्लांट्स। ठीक है। कैपिटल डी स्मॉल टी स्मॉल टी। हेयर ये जो जनरेशन मिली इसमें ऑल प्लांट्स वर टॉल, एंड ये जो टॉल थे ना दीवर हेट्रोजाइगस टॉल। ये क्या थे? ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स थे। अब हेट्रोजाइगस क्यों है? ये क्या है बेसिकली? दिस इज होमोजाइगस टॉल। अब ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है इसकी बात अभी हम लोग करेंगे। दिस वाज होमोजाइगस टॉल एंड दिस वाज हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है। अब इनके बीच में क्या हुआ, दोनों टॉल प्लांट्स के बीच में, टी के बीच में, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन जो मिली वहां पर 3 टॉल प्लांट्स मिले एंड एक ड्वार्फ प्लांट मिला। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक होमोजाइगस टॉल था, 2 हेट्रोजाइगस टॉल थे, एंड एक जो था वो क्या था बेसिकली? ड्वार्फ प्लांट था। एक क्या था बेसिकली? होमोजाइगस ड्वार्फ। ड्वार्फ हमेशा होमोजाइगस होगा। ठीक है। अब ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बात अभी हम लोग करेंगे। अभी आप लोगों ने इतनी बात यहाँ पर जान ली। एंड एक और बात जो आप लोगों ने जान ली विच वॉज वर्थ रिमेम्बरिंग, कि जो फिनोटिपिक रेशो होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दैट इज 3:1। वो हमेशा क्या आएगी? 3:1 आएगी। ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ, based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down, unchanged from parents to offspring, through the gametes over successive generation. He called these things as factors. Now we call them as genes. ठीक है। यानी कि अभी जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं ना, जनरली बोला जाता है कि इनके अंदर अपने पेरेंट्स के जीन ज्यादा हैं, इनके अंदर अपनी मदर बेसिकली फादर के जीन ज्यादा है, मदर के जीन ज्यादा है। अर्लियर इन जीन का जो नाम हुआ करता था इनको फैक्टर्स बोला गया था। मेंडल साहब ने इनको क्या नाम दिया था? फैक्टर्स नाम दिया था। हुआ क्या बेसिकली, जब ये क्रॉस उन्होंने करवाई
तो उनके दिमाग में एक बात आई कि कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। यानी कि अब ये जा रही है कैसे कंफर्म हुआ, देखो जब टॉल और डॉफ प्लांट्स को क्रॉस करवाया गया तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो सिर्फ टॉल प्लांट्स देखने को मिले। अगर मेंडल साहब वहीं पे रुक जाते तो वहां से क्या ये पता चल जाता कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने जब आगे उसकी सेल्फिंग करवाई तो उनको समझ में आया कि जो कैरेक्टर्स उनको F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिले, F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर्स आए। क्या हुआ, F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर्स आए। चाहे सब प्लांट्स टॉल थे, बट वो टॉल प्लांट्स की जब सेल्फिंग करवाई गई एंड उनकी जो प्रोजेनीज थी उनके अंदर कुछ डवार्फ प्लांट्स भी देखने को मिले, उनके अंदर कुछ डवार्फ प्लांट्स भी देखने को मिले। तो उनको ये समझ में आ गया कि देयर इज समथिंग विच इज पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उनको पहले उन्होंने नाम दिया जीन्स एंड अभी उनको क्या बोला जाता है, अभी उनको बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, उनको क्या नाम दिया जाता है बेसिकली, अभी उनको बोला जाता है फैक्टर्स बोला जाता है, सॉरी जीन्स बोला जाता है, तब उनको फैक्टर्स बोला गया था। दैट मीन्स जीन्स देयर फोर, जस्ट अ मिनट, यस, ओके, ठीक है, जीन्स देयर फोर, ओके, चलो जीन्स देयर फोर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स क्या होते हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। They do contain the information that is required to express a particular trait in an organism। यानी कि जीन्स के पास में वो इंफॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर्ड होती है ताकि क्या हो सके, बेसिकली एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सके। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। यानी कि वो जीन्स जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्या करता है, बेसिकली कोड करता है, उसको एलील्स बोला जाता है। जैसे कि बेसिकली प्लांट हाइट के लिए है ना, यहाँ पर दो एलील्स थे, एक फॉर टॉल एंड वन इज फॉर ड्वार्फ। ठीक है, तो ये बेसिकली एलील्स थे। एलील्स क्या होते हैं, बेसिकली एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ठीक है, एलील्स क्या होते हैं बेसिकली, एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। यानी कि दोनों जो है टॉल और ड्वार्फ वो प्लांट हाइट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए उनको एलील्स बोला जाता है। ओके, नाउ if we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage। अब F1 stage पे जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है, उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं एंड स्मॉल अल्फाबेट जो है वो सेकेंड ट्रेट के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, now, in plants, the pair of alleles for height would be capital T, capital T, capital T, small t, and small t, small t. Now, Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous। अब इस बात को समझो, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि जब हम लोग ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं उस केस में जो एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स थे वो होमोजाइगस थे। क्योंकि वहां पे कैरेक्टर्स क्या हो गए, कंजर्व हो गए। यानी कि या तो कैपिटल डी होगा या फिर कैपिटल डी स्मॉल टी होगा जब हम लोग ट्रू ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है जीनोटाइप। इनको क्या बोला जाता है, जीनोटाइप। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली इनको जीनोटाइप यहाँ पर बोला जाता है। एंड ये जो टॉल और ड्वार्फ होता है, ठीक है, यानी कि मोर्फोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें उनको कैसे दिख रहे हैं, वो क्या होता है बेसिकली फिनोटाइप होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट दैट हैज जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या होगा इसका जीनोटाइप, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द प्लांट्स विल बी टॉल। नाउ, as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote
capital T to be exactly like the capital T parent. यानी कि मेंडल साहब ने देखा कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो प्रोजेनी मिली, उनका भी जो फिनोटाइप था वो क्या था, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जो प्रोजेनी मिली उनका फिनोटाइप कैपिटल टी वाली प्रोजेनी जैसा ही था। तो उन्होंने कहा कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं मेंडल जी, ध्यान से सुनो। इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, यानी कि जब डिसिमिलर फैक्टर्स होंगे, एक क्या करेगा, दूसरे को डोमिनेट करेगा, इसीलिए उनको डोमिनेंट फैक्टर बोला जाएगा, जिनको अब हम लोग बेसिकली डोमिनेंट ट्रेड्स भी बोल देते हैं। एंड अदर फैक्टर विल बी रिसेसिव, अनदर विल बी रिसेसिव। इन दिस केस कैपिटल डी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड पेयर्स दैट ही स्टडी। ये बात मैं ऑलरेडी आपके साथ में करा चुकी हूँ या कर चुकी हूँ। नाउ इट is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. Okay, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो हम अभी दोबारा से इसको नहीं पढ़ेंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। अब एलियल्स कैन बी सिमिलर। ठीक है, अभी एलियल्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली सिमिलर भी हो सकते हैं। एलियल्स क्या होते हैं बेसिकली, वो हम लोग बात कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो एलील्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। होमोजाइगोट्स के केस में वो सिमिलर होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। डिसिमिलर केस किसके केस में होंगे, हेटेरोजाइगोट के केस में। ठीक है, सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट is heterozygous for gene controlling one character, it is a monohybrid, and the cross between capital T and small t, it is a monohybrid cross. Okay, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये आगे की जो बात है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, काफी डिटेल में यहाँ तक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये लेक्चर यूजफुल लगा हो। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सीबीएसई और नीट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.